जितना भी प्राचीन काल में नाट्य प्रयोग में कैसे आता था, कब आता था, उसका क्या संबंध था मूर्ति पूजा से, धर्म से, संस्कारों से, समाज से, ग्रीस में। जब इस सब का अध्ययन किया तो मैंने पाया कि वो तो हमारी भारतीय परंपराओं के बहुत निकट था और उसमें बहुत बड़ी समानता है बदलाव लाने की। वो कुछ नहीं, ये पूरा का पूरा जो यूरोप की शिक्षा की पद्धति है इसको तिरस्कृत कर देना चाहिए और अपनी जो भारतीय पद्धति है उसको लाना चाहिए। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के उपाध्यक्ष, शास्त्रीय साहित्यकार, नाट्य सिद्धांतकार और शिक्षाविद आदरणीय पद्मश्री प्रोफेसर भरत गुप्त जी। सर, स्वागत है आपका आज के हमारे इस पॉडकास्ट में। सर्वप्रथम मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी बौद्धिक और कलात्मक यात्रा की शुरुआत कैसे हुई और नाट्य शास्त्र की ओर आपका झुकाव कैसे हुआ? नमस्कार, मुझे बड़ी खुशी है कि आपने मुझे यहाँ आकर कुछ बोलने का अवसर दिया और इस पुनीत संस्थान में, जो कि हमारे देश के एक महान सम्राट के नाम को लेकर चल रहा है, यहाँ आकर कुछ बोलना मेरे लिए अहोभाग्य है। आपका प्रश्न कि मेरा संगीत, साहित्य, कला, इस सब में झुकाव कैसे हुआ, तो देखिए कुछ तो मैं आपको बता सकता हूँ जो मेरा एक अंदाज़ा है कि इसके संस्कार मुझे बचपन से मिले, लेकिन शायद मेरे पूर्व जन्म के भी संस्कार होंगे, अगर पूर्व जन्म को मानते हैं जो, उनके लिए। तो बचपन में मेरे घर में संगीत था। हमारे चाचा जी थे, वो जिसको आप आजकल हम शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल म्यूज़िक कहने लगे हैं, तो उसका अभ्यास करते थे, उसमें तल्लीन रहते थे। तो वो मेरे कानों में पड़ा। हमारे पिता संस्कृत स्तोत्रों का पाठ करने के अभ्यासी थे। तो इस तरह से संगीत हुआ, संस्कृत भाषा हुई। फिर छोटी उम्र से ही स्कूल में सौभाग्य से मेरे बड़े अच्छे हिंदी के प्राध्यापक मिले, तो उन्होंने हिंदी साहित्य, कबीर, तुलसी इत्यादि जो उस समय पाठ्यक्रम में होता था, तो उसको हमने उन गुरुओं के द्वारा सीखा और उसके लिए एक लगाव पैदा किया। सबसे महत्व की बात होती है कि जो ये साहित्य पढ़ाया जा रहा है या जो संगीत सिखाया जा रहा है, जो उसके पद बताए जा रहे हैं, उनके प्रति एक अनुराग हो, एक अपनापन पैदा किया जाए बच्चे में। तो अगर वो हो जाता है तो फिर आगे सब कुछ हो जाएगा। तो जहाँ तक मुझे याद है मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं भाग्यशाली था। तो इसलिए मैं साहित्य और संगीत बचपन से ही रुचि लेता रहा और काफ़ी समय उसमें लगाता रहा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के आप उपाध्यक्ष हैं जी। आपका इतने वर्षों का अनुभव है। अभी का शिक्षा का जो स्तर है, और जैसा चूंकि आपको ये संस्कारों में विधा मिली है कि संगीत से आप बचपन से जुड़े हुए हैं जी, जिन बच्चों को ये विधा उनके संस्कारों में नहीं मिल पाती, उनके लिए आप क्या कहेंगे? क्या हमारे पाठ्यक्रम में एक विधा का होना कंपलसरी कर देना चाहिए? देखिए, इसको इस तरह से रखें कि कोई भी पाठ्यक्रम आप बनाएं देश के किसी भी कोने में और किसी भी भाषा के द्वारा किसी भी भाषाई क्षेत्र में बनाएं, तमिल, मराठी, बंगला, हिंदी, तो उसमें उस प्रदेश की और भारत की कलाओं का कुछ छोटा मोटा परिचय अभ्यास रूप में कराना चाहिए। हम अक्सर सोचते हैं कि कला के बारे में भी एक पुस्तक में एक अध्याय जोड़ दें
उनको बताएं कि हमारा संगीत इतना महान है और हमारे काव्य में इतने बड़ी बड़ी विभूतियाँ हुई हैं, तो वो अच्छी चीज़ है, वो बताना ही चाहिए। हमारे पूर्व पुरुषों का स्मरण होना चाहिए, ऋषि मुनियों का तर्पण ही जब होता है जब हम उनका नामोच्चार कर सकते हैं तो। लेकिन ये जितनी भी कलाएं हैं, इसमें से किसी न किसी कला का एक परिचय क्रियात्मक रूप में हो। बच्चों को कुछ संगीत सिखाया जाए, बच्चों को कुछ मंत्रोच्चार कराया जाए, बच्चों को कुछ चित्रकारी सिखाई जाए, और देश के अलग अलग हिस्सों में जिस जिस प्रकार की कला है उसका परिचय कराया जाए, प्रैक्टिकल। और मैं तो ये कहूँगा कि वो शायद नर्सरी क्लास से लेकर कम से कम 7वीं 8वीं क्लास तक हर वर्ष होना चाहिए किसी न किसी रूप में। तो उससे एक श्रेष्ठ मानव हृदय बनता है। इसको आप समझिए गारंटी है ये। चाहे आप नाटक कराएं, चाहे आप पेंटिंग कराएं, म्यूज़िक कराएं, डांस कराएं, सब मिलकर कराएं, जहाँ जितना होता है, लेकिन कराना अवश्य चाहिए प्रैक्टिकल। उस प्रैक्टिकल कराने के बाद और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आजकल हम क्या करते हैं कि उसको लेकर हम तरह तरह की बातें करने लगते हैं और बच्चों को बताने लगते हैं, देखो संगीत का ये महत्व है। तो ये तो ऐसे हुआ कि आपने कहा भाई हलवा ऐसे बनता है और खिलाया नहीं कभी बच्चे को। ये तो आज की जो शिक्षा नीति है वो हलवे के बारे में बहुत लेबल बनाती है, पैकेजिंग करती है, बहुत बैनर्स लगाती है, लेकिन वो खिलाती कुछ नहीं है। ये है सच्चाई। तो ऐसे ही चल रहा है भारतवर्ष में। जब से हम को तथाकथित आज़ादी मिली है तब से यही हो रहा है। बिल्कुल, मतलब आप सहमत हैं इससे कि शिक्षा स्तर में या शिक्षा की जो दिशा है उसमें कहीं ना कहीं कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है। आमूल चूड़ बदलाव लाने की ज़रूरत, कुछ नहीं। ये पूरा का पूरा जो यूरोप की शिक्षा की पद्धति है इसको तिरस्कृत कर देना चाहिए और अपनी जो भारतीय पद्धति है उसको लाना चाहिए। उसका मतलब ये नहीं होता है कि आप बच्चों की चोटी रखवा देंगे और उनसे गाय का गोबर उठवाएंगे और उनको गुरुकुल भेज देंगे, ये मतलब नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये है कि जिन विषयों को आप पढ़ाते थे गुरुकुलों में, जिस तरह से सेवा भाव उत्पन्न करते थे गुरुकुलों में, जिस तरह से गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न करते थे गुरुकुलों में, ये सब शिक्षा में होना चाहिए। ये है असली पद्धति का अनुसरण। तो वो आज भी हो सकता है। आज आप एयर कंडीशन स्कूल बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, लेकिन ये करिए बस। चाहे आप स्कूल आपका झोपड़ी में हो, चाहे वो नई दिल्ली की किसी भव्य इमारत के अंदर एयर कंडीशन कमरे में हो, लेकिन ये जो मैंने बताया ये होना चाहिए। मूल तत्व यही। भाषाओं के ज्ञान के बारे में अगर कहें तो जैसे आप शास्त्रीय साहित्यकार हैं, आपका जुड़ाव संस्कृत भाषा से भी है जी। आप हिंदी साहित्यकार भी हैं। साहित्यकार तो नहीं, बस थोड़ा सा अध्ययन किया है जी। अंग्रेजी भाषा से भी जुड़े हैं और ग्रीक के भी बहुत सारे नाटक आप करते आ रहे हैं। आपने अनेक विदेश यात्राएं भी की हैं जी। क्या कहीं आपको ऐसा लगता है कि जैसे हर एक देश की अपनी मातृभाषा होती है और वो अपनी मातृभाषा को एक विशेष स्तर, एक दर्जा देते हैं जी, एक जी। सम्मान देते हैं। हाँ। मुझे ये कमी यहाँ महसूस होती है कि जितने भारत में हम लोग हैं, बच्चों में एक भावना है कि नहीं हमें अंग्रेजी आनी चाहिए। हाँ। मातृभाषा से वे कहीं दूर भागते हैं, उसको- हिंदी से बहुत दूर भागते हैं। उसको ये उपेक्षा करते हैं या तिरस्कार भी करते हैं। हम इस क्षेत्र में, इस दिशा में आपकी क्या योजनाएं या क्या कदम उठा सकते हैं कि हम भी गर्व के साथ कहें कि हम मातृभाषा हमारी हिंदी है और हम किसी भी बड़े
मंच पर जाते हैं तो हम हमारी मातृभाषा को सम्मानित करें, हिंदी का उपयोग करें। देखिए, मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन कुछ बातों में मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि भाषा के प्रश्न को हमने बहुत उलझा लिया है और उसमें भी हम अपनी प्राचीन पद्धतियों से अलग हो गए। असलियत में अधिकांश राजनेता, प्रोफेसर, विशेषकर विदेश से पढ़ के आए हुए प्रोफेसर, इस तथ्य को जानते ही नहीं हैं। और नेता तो, चीफ मिनिस्टर्स तो और बड़े बड़े मंत्री तो इसके बारे में जानकारी रखते ही नहीं हैं। भारतीय भाषा की दृष्टि ये है कि वाणी के कई रूप हैं और वाणी जो हमको मिलती है, मनुष्यों को जो प्रकट होती है, वैखरी, वो बहुत प्रकार की होती है, देश देशांतर में होती है और वो सभी जो हैं वो वाणी के रूप हैं, वो सभी आपकी मातृभाषा है। जैसा कि हम जानते हैं कि आप सितार और सुरबहार वादक भी हैं, तो संगीत और नाट्य के बीच आप क्या संबंध है? हाँ, देखिए, मैंने विधिवत एक बहुत बड़े सितार वादक पंडित उमाशंकर मिश्र जी से विधिवत 10 वर्ष तक आलाप, जोड़, झाला, गत इत्यादि की शिक्षा ली और मैं छोटी मोटी कॉन्सर्ट भी देने लगा था। तो इसलिए संगीत का मैंने अभ्यास किया और संगीत शास्त्र का भी किया। तो मेरे सौभाग्य से स्वामी कृपालवानंद, जो कि एक बहुत उच्च कोटि के संगीत शास्त्री थे, योगी थे, उनके चरणों में बैठकर मैंने नाट्यशास्त्र के संगीत अध्यायों का अध्ययन किया और फिर भारत के 20वीं शताब्दी के एक प्रखर विद्वान आचार्य कैलाश चंद्र देव बृहस्पति, उनसे फिर मैंने नाट्यशास्त्र का अध्ययन किया विधिवत प्राचीन परंपरा के अनुसार, कारिकाबद्ध रीति से। तो ये इस तरह से मैंने संगीत के प्रयोगात्मक और शास्त्रीय दोनों पक्षों का अभ्यास किया। जितना कुछ समझ पाया वो समझ लिया और उसी में नाटक जुड़ जाता है, क्योंकि नाट्यशास्त्र जो है उसमें आंगिक, वाचिक, सात्विक, आहार्य में चारों प्रकार से जब नाट्य बनता है तो वाचिक में केवल व्यक्त अर्थ या शब्दकोश में जो अर्थ होता है, डिक्शनरी में जो अर्थ होता है किसी शब्द का, राम जैसे राम खेलने वाला, रमण करने वाला, केवल वो नहीं होता, उसका उच्चारण कैसे होगा, किस संदर्भ में होगा, किसके द्वारा होगा, किस पात्र के द्वारा होगा, तो ये सब भी होता है। तो वहाँ वाचिक केवल एक शब्द नहीं है जो डिक्शनरी में होता है, वो शब्द है जो बोला जाता है, जो मुख से, कंठ से प्रकट होता है। तो उसमें स्वर भी है और अगर शब्दों की श्रृंखला है, काव्य है, तो फिर उसमें लय भी है, उसमें ताल भी है, गति, यति, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए संगीत आ जाता है। स्वर का आरोह अवरोह और फिर स्वर कैसे लगेगा, कैसे नहीं लगेगा, कितनी उसमें रक्ति होगी, कितना राग होगा, कितना नहीं होगा, ये सब नाटक में हम सोच समझकर प्रयोग में लाते। तो कहीं डायलॉग को गाते हैं, कहीं नहीं गाते, कहीं चीख चिल्लाहट होती है, कहीं बड़ा मधुर वचन होता है। तो ये सब स्वर का खेल है। तो इसलिए शब्द का प्रयोग जो है वो नाटक में हर प्रकार के भाव अभिव्यंजना के लिए होता है। तो नाटक में संगीत और साहित्य बिल्कुल घुले मिले हैं। वो जो उसको कहते हैं ना कि कहियत भिन्न न भिन्न,
कहने के लिए दो हैं लेकिन हैं एक ही। जैसा कि ग्रीक नाटकों में भी आपकी विशेषज्ञता है जी। आपको क्या समानता लगती है भारतीय नाट्य और ग्रीक नाट्य में? अच्छा। समानता लगती है या कुछ भिन्नता लगती है? देखिए, ये तो एक बड़ा लंबा विषय है और मैंने इस पर शायद 50-60 वर्ष गुजारे हैं इसके बारे में मनन, चिंतन, लेखन और वक्तव्य देने में। हम प्रायः ये मानते आए हैं और पढ़ाया जाता है, और ये हमें अंग्रेज़ी साहित्य के जानने वालों ने सिखाया कि प्राचीन ग्रीक या यूनानी नाटक जो था उसकी व्याख्या होनी चाहिए पाश्चात्य नाटक के रूप में, और वो ऐसा था कि वो भारत के, चीन के, जापान के नाट्य शैलियों से या नाट्य विधाओं से अलग था, ऐसा हमको सिखाया गया। लेकिन मैंने अध्ययन किया, जब मैंने ग्रीक भाषा भी सीखी और जितना भी प्राचीन काल में नाट्य प्रयोग में कैसे आता था, कब आता था, उसका क्या संबंध था मूर्ति पूजा से, धर्म से, संस्कारों से, समाज से, ग्रीस में, जब इस सब का अध्ययन किया तो मैंने पाया कि वो तो हमारी भारतीय परंपराओं के बहुत निकट था और उसमें बहुत बड़ी समानताएं थी। तो इस सब के बारे में फिर मैंने अपनी एक पुस्तक की रचना की। कोई मुझे 15-16 शायद और भी अधिक वर्ष लगे ये सारा अध्ययन करने में, क्योंकि इसमें मुझे बहुत कुछ सीखना था, भारतीय पक्ष भी और उधर ग्रीस का पक्ष भी। तो मैंने अपनी पुस्तक की रचना की जो 1994 में प्रकाशित हुई। उसका नाम था ड्रामेटिक कॉन्सेप्ट्स ग्रीक एंड इंडियन। तो ड्रामेटिक सिद्धांत यानी नाट्य सिद्धांत ग्रीस के और भारत के, तो उसमें मैंने ये विशद विवेचन किया है। तो उसको पढ़कर आप देखेंगी कि बहुत सारी जो धारणाएं हमारे शास्त्र यानी नाट्य शास्त्र में मिलती हैं और जो अरस्तु के काव्य शास्त्र में मिलती हैं। हमारा तो नाट्य शास्त्र है भरत मुनि विरचित, उनका पेरिपीतिकी, ग्रीक में पेरिपीतिकी यानी काव्य के संदर्भ में, ये इसका अर्थ है, यानी काव्य शास्त्र, उनका ग्रंथ, परंपरा का आप्त ग्रंथ वो है। तो उन दोनों का अध्ययन, और फिर केवल सिद्धांतों का अध्ययन नहीं, प्रयोग कैसे होता था, तो प्रयोग समाज में कैसे होता था, रंगमंच पर कैसे होता था, उस सब का बहुत विवेचन है विशद। तो उसमें ये बताया कि एक तो जो परिकल्पना थी कि ये संसार क्या है और मनुष्य का इसमें क्या स्थान है। अब अगर उसको देखें तो भारत के वैदिक काल में से ही जो धारणाएं बनी, उन धारणाओं में और ग्रीक धारणाओं में बहुत समानता रही है। दोनों संस्कृतियों में दिव्य का आधिपत्य है, दिव्य से ही संसार की सृष्टि होती है, दिव्य से ही ये पता लगता है कि मनुष्य का क्या स्थान है और कहाँ उसका स्थान है। तो इस तरह से भारत में भी निरंतर यही माना गया है। कुछ भेद भी हैं, जैसे कर्म के सिद्धांत को भारत में पूरी तरह मानते हैं, लेकिन ग्रीस में कर्म का सिद्धांत माना जाता है, लेकिन वो इतना स्पष्ट रूप से नहीं जैसा कि भारत में। लेकिन शौच और अशौच का विचार, पवित्र अपवित्र, व्यक्ति की समाज के प्रति क्या
जिम्मेदारी है, ये सब चीज़ों में बहुत समानता है। कुल के प्रति हम क्या आस्था रखते हैं, परिवार का यानी कुल का, अब कुल से अर्थ फिर केवल माता पिता ही नहीं, जो उनसे पहले भी पूर्व पुरुष हुए हैं, पूरा का पूरा जो परंपरा है उसके प्रति क्या हमारा ऋण है। तो ये जो ऋण के प्रति एक आस्था है ये रही है। वास्तव में ऐसा लगता है कि इन दोनों संस्कृतियों में किसी समय में बहुत बड़ा आदान प्रदान रहा हो, और क्योंकि नाटक के क्षेत्र में मैंने उसको विशद रूप से समझा दिया है, तो वो अब अन्य क्षेत्रों में भी उसकी खोज की जा सकती है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले वर्षों में अगर विशेषकर भारत में और यूनान में कुछ पुरातत्वकालिक अवशेषों के लिए अगर खोज दोबारा होती है, अगर जिसको आप कहते हैं आर्कियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, तो बहुत सारी चीज़ें एक ठोस रूप में हमारे सामने आ जाएंगी। अभी जो संकेत से मिलते हैं हमें, और कहीं कहीं ग्रंथों में जो सिद्धांत हैं और जो क्रियाएं हैं या कला में, तो वो फिर और स्पष्ट हो जाएगी। मतलब हम कह सकते हैं कि संस्कृति और संस्कार सभी के समान है लगभग, लेकिन भाषा अलग है। हाँ, भाषा अलग है, कुछ भेद भी हैं, कुछ प्रवृत्तियां भी अलग हैं, संस्कृति के कुछ आयाम भी उनके दूसरे थे, कुछ मानों में उनकी दृष्टि में भी भेद था। जैसे जो समानता स्त्री और पुरुष के लिए भारत में है, ऐसी वहाँ नहीं मिलती। या काम के विषय में जो भारत में एक पुरुषार्थ के रूप में उसको माना गया है, सुंदर, तो काम का सुंदर होना, कल्याणकारी होना, ऐसा वहाँ नहीं माना जाता, वो उसको खतरा समझते हैं। तो इस तरह से क्योंकि संस्कृतियाँ भिन्न हैं, दो हैं, तो भेद तो है ही, उनको भी हमें समझना चाहिए कि क्या क्या भेद है। और कुछ मानों में भारत में कुछ विद्याओं में इतना अच्छा कार्य नहीं था, वहाँ अधिक था, कुछ में हमारे यहाँ बहुत कुछ कार्य हुआ, वहाँ नहीं हुआ। तो ये इस प्रकार की तुलना अभी करने के लिए बहुत बाकी है। मैंने तो बस समझिए चंचू प्रवेश किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और उनके सांस्कृतिक सलाहकार डॉक्टर श्रीराम तिवारी जी, वे एक अनूठी पहल उनके द्वारा की गई है, और कहीं ना कहीं विक्रम उत्सव का इतना भव्य स्वरूप उनका ही एक सपना था, जो कि साकार रूप ले रहा है और एक राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है। आप भी संस्कृति के संरक्षक हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी भी संस्कृति के संरक्षक हैं, सनातन धर्म के संरक्षक हैं, और हमारी जो ऐतिहासिक धरोहर है उनको संरक्षित करने का कार्य कर रहे हैं जी। आपका क्या विचार है? जैसे जितने नाट्य रूप है, हम लोक विधाओं तक पहुँचे हैं, लोक नाटक तक पहुँचे हैं, प्राचीन नाटकों के लिए हम किस दिशा में कार्य कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं इस सारे उत्सव के बारे में अब कल आया तो मुझे जानकारी मिली, और मैं तो कहूँगा कि आपके मुख्यमंत्री बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, और शायद अन्य मुख्यमंत्रियों को उनके उदाहरण पर चलना चाहिए। और मेरा तो मन करता है मैं यहाँ 1 महीने रह जाऊँ, इतने सारे कार्यक्रम होने हैं तो उन सब का आनंद लूँ। ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी कि आप जैसा अनुभवी जी का मार्गदर्शन हमें यहाँ मिलेगा इतने बड़े आयोजन में। तो कहने का अभिप्राय ये है कि ये अद्भुत है, और
मेरे जैसे लोगों को कि जो कला में थोड़ा सा रुचि रखते हैं उनके लिए तो ये बहुत सौभाग्य की बात है। अब आपका जो विशिष्ट प्रश्न है विशेष कि नाटकों के विषय में, तो देखिए यहाँ बहुत सारे प्राचीन कालिक नाटक हो रहे हैं। लोग उनको प्रायः संस्कृत नाटक कह देते हैं। यहाँ मैं भेद रखता हूँ बड़े बड़े विद्वानों से। संस्कृत नाटक नाम की चीज़ कभी कुछ थी नहीं। जैसे ध्रुवागान, एक उदाहरण ले रहा हूँ, हमारे प्राचीन काल में ध्रुवागान होता था, तो अब नाटकों में वो कभी विलुप्त हो गया, तो अब हम उसका दोबारा प्रयोग करके, नया प्रयोग करके उसको रुचिकर बनाएं, ये एक है। या स्थित पाठ्य है, ये एक दूसरा है। फिर संगीत के कई प्रयोग थे। फिर पूर्व रंग के अंदर भी ध्रुवाओं का प्रयोग होता था, तो उस सब में संगीत और नृत्य के क्या क्या प्रयोग होते थे, और उसके साथ साथ कैसे उन प्रयोगों में देवता की उपासना भी होती थी। यानी देवी देवताओं के स्वरूप भी दिखाए जाते थे पूर्व रंग में, कि भाई ये इंद्र हैं, ये ब्रह्मा हैं, ये पूषाण हैं, ये शिव हैं। तो उनको पात्र के रूप में या मूर्ति स्वरूप दिखाया जाता था। वास्तव में सशरीर या साकार रूप देवता का सबसे पहले हमें नाट्य में ही देखने को मिलता है। मंदिरों के अंदर तो मूर्तियां बाद में मिलती हैं, अगर उनका काल देखें हम तो, लेकिन नाट्यशास्त्र जिसको मैं मानता हूँ कि ईसा से 500 वर्ष पूर्व का तो है ही, और इससे पूर्व का जो नाट्यशास्त्र था वो तो और भी प्राचीन था। तो आप ये समझिए कि वैदिक काल से बाद में जब हम आते हैं और जब हम देखते हैं कि साकार स्वरूप में देवताओं का पूजन शुरू हुआ, तो उसका पहला विवरण हमें नाट्यशास्त्र में मिलता है और कहीं नहीं मिलता। तो ये उदाहरण दे रहा हूँ कि अध्ययन करने से कैसे हमें अपनी विद्या को प्रस्फुटित करा जा सकता है, उसको बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। तो ये सारे कार्य करने की आवश्यकता है, और इसके लिए एक अलग से संस्थान बने, यानी जो इसी के ऊपर काम करे। तो आपके यहाँ तो ये पूरा का पूरा इंतज़ाम है, तो उज्जैन से अधिक उपयुक्त तो कोई स्थान नहीं हो सकता। आपके यहाँ कालिदास एकेडमी है, आपके यहाँ ये आपका ये संस्थान है, विक्रमादित्य संस्थान है। तो आपने तो बहुत कुछ प्रस्थापना पीठिका तो बनाई रखी है। तो प्राचीन नाट्य के पुनर्जागरण के लिए मैं समझता हूँ ये सर्वश्रेष्ठ भूमि है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की ही परिकल्पना है कि सनातन को अपने पुरातत्व जितनी भी धरोहरें हैं और प्राचीन नाटक हैं, कलाकार हैं, उन्हें संरक्षित करने का एक उनका सपना है जो एक साकार रूप से आपके समक्ष है। देखिए, अगर मैं, और मुझे विश्वास है कि वो इस काम को बहुत आगे बढ़ाएंगे, तो इस कार्य में बहुत सारे विद्वान, रंगकर्मी, कलाकार, संगीतकार, चित्रकार सब उनका सहयोग करेंगे। सब चाहेंगे कि उनको कुछ ना कुछ योगदान करने का सुअवसर प्राप्त हो। तो ऐसा तो हम आशा ही करते हैं कि होगा, तो इसमें कला को एक नया प्रोत्साहन मिलेगा, एक नई भूमिका मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, और हम यही चाहेंगे कि आगे ऐसे ही आपके अनुभव, आपके मार्गदर्शन हम सभी को मिलते रहें, और एक प्रेरणा स्रोत के रूप में आप हमारे साथ यहाँ उपस्थित रहें, हमें मार्गदर्शित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे से जो भी सेवा जब हो याद कीजिएगा। जय भारत। जय भारत।